यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका यहाँ पे लिखा गया है कि प्राथमिक मेमोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं जो आपका मेमोरी होता है एक्चुअल में कितने भागों में बांटा गया है, साथ में इसके और भी कितने पार्ट हैं उनके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका मेमोरी होता है, मेमोरी को आपको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका भाग होता है आपका प्राथमिक मेमोरी होता है, जबकि आपका जो दूसरा भाग होता है आपका द्वितीयक मेमोरी होता है। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो आपके इस डायग्राम में सिर्फ आपके प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में इसके और भी कितने पार्ट हैं उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन आपका जो द्वितीयक एवं सहायक मेमोरी है वो आपके अगले सवाल में डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जो भी डिस्कस किया जा रहा है वो सभी प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका भाग होता है आपका नॉन वोलेटाइल, दूसरा जो आपका भाग होता है आपका कैश मेमोरी, तीसरा जो आपका भाग होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब यहाँ पे जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है यानी आपका जो अस्थाई मेमोरी होता है उसको चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका रोम, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम। इन चारों को नॉन वोलेटाइल के कैटेगरी में रखा गया है। जबकि आपका जो वोलेटाइल मेमोरी होता है यानी आपका अस्थायी मेमोरी होता है, इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका डायनेमिक रैम, दूसरा होता है आपका स्टैटिक रैम होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रोम होता है वो आपका अस्थाई मेमोरी होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो आपके प्राथमिक या मुख्य मेमोरी को हम लोग अस्थाई मेमोरी भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी को अस्थाई मेमोरी कहा जाता है, जबकि द्वितीयक या सहायक मेमोरी को अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। इसमें आपका रोम अपवाद होता है। रोम अपवाद इसलिए होता है क्योंकि आपका रोम अस्थाई मेमोरी होता है। आपका जो सवाल बन के आता है, सवाल ये बन के आता है कि रोम आपका किस प्रकार का मेमोरी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सवाल आपका बन के ऐसा आता है कि आपका रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पे सवाल आपका बहुत तरह के आपके आते हैं। इस डायग्राम को समझ के आप अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल आपका बन के ये आता है कि कैश मेमोरी आपका किस प्रकार का मेमोरी है, तो ध्यान दीजिएगा कैश मेमोरी ना तो आपका वोलेटाइल मेमोरी है ना ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैश मेमोरी अगर आपके वोलेटाइल मेमोरी में पाया जाता है तो कैश मेमोरी आपका वोलेटाइल मेमोरी हो जाता है। अगर कैश मेमोरी आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी में पाया जाता है तो कैश मेमोरी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाता है। तो इस डायग्राम में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि आधार है। इनमें से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड जो होता है उसमें 12 अंक होते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि आधार कौन जारी करता है, UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आधार से आपके तीन सवाल बहुत बार बनते हैं। इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि बिट का पूर्ण रूप क्या है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो बिट का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका बाइनरी डिजिट हो जाता है। यहाँ पे बी फार हो जाता है आपका बाइनरी, जबकि आपका जो आई और टी है ये डिजिट के लास्ट 2 लेटर से बनाया गया है। इस प्रकार बिट का फुल फॉर्म हो जाता है आपका बाइनरी डिजिट हो जाता है। अब बाइनरी डिजिट आखिर में होता क्या है, तो बाइनरी संख्या पद्धति में 2 अंक यानी आपके 0 और 1 आपके क्या कहलाते हैं, बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बिट कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बात किया गया 0 और 1 को, तो 0 क्या प्रदर्शित करता है, आपके ऑफ को प्रदर्शित करता है, जबकि आपका जो 1 होता है वो ऑन को प्रदर्शित करता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो मैग्नेटिक टेप आपके तीनों का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे चर्चा किए थे आपकी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका भाग होता था प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता था, जिसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। दूसरा जो आपका जो भाग होता है द्वितीयक या सहायक मेमोरी होता है। द्वितीयक या सहायक मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका भाग होता है आपका क्रमानुसार मेमोरी, दूसरा आपका जो भाग होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। क्रमानुसार मेमोरी में आपका जो एग्जाम्पल हो जाता है आपका मैग्नेटिक टेप एग्जाम्पल हो जाता है। जैसा कि आपका सवाल में आया था कि मैग्नेटिक टेप आपका किसका एग्जाम्पल है, तो आपका उसमें से जो ऑप्शन दिया गया था पहला ऑप्शन आपका क्रमानुसार मेमोरी दिया गया था, दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया गया था द्वितीयक मेमोरी दिया गया था, तीसरा जो आपका ऑप्शन दिया गया था सहायक मेमोरी दिया गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो गया था आपका उपयुक्त सभी हो गया था। इसके बाद जो आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है इसको तीन भागों में बांटा गया है, चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में। अब यहाँ पे जो आपका चुंबकीय डिस्क है, चुंबकीय डिस्क को दो भागों में बांटा गया है, आपके फ्लॉपी डिस्क में और हार्ड डिस्क में। उसके बाद हार्ड डिस्क को तीन भागों में बांटा गया है, आपके जिप डिस्क, डिस्पैक, विंचेस्टर डिस्क। इसके बाद आ जाता है आपका ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क को पांच भागों में बांटा गया है, ब्लू रे डिस्क, CD रोम, CDR, CDRW, DVD, ये सभी किसके एग्जाम्पल है आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो आपका अगला पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है, आपके फ्लैश मेमोरी आपके पेन ड्राइव आ जाते हैं, उसके बाद मेमोरी कार्ड में आपके चिप आ जाते हैं। इस डायग्राम से आपके बहुत बार सवाल बन चुके हैं। सवाल आपका बन के ये आता है कि CD रोम आपका किस प्रकार का एग्जाम्पल है, यानी किसका एग्जाम्पल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। या तो पूछ ले DVD किसका एग्जाम्पल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर पूछ ले मैग्नेटिक टेप किसका एग्जाम्पल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रमानुसार मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि आगे जब भी हम इस पॉइंट को चर्चा करेंगे तो हमेशा मैं बार बार डिस्कस करूंगा। जब भी मैं CD रोम के बारे में चर्चा करूंगा तो हमेशा आपको मैं बताऊंगा कि CD रोम आपका ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। तो जब भी मैं ऑप्टिकल डिस्क का नाम लूं तो आपको ये डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आप इस डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा सवाल आपका लिखा गया है कि बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका 10 वर्ष हो जाता है। तो किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 10 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका सवाल यही पूछ दे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कि न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, तो उसमें भी आपका न्यूनतम एज आपका 10 वर्ष है। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छठवां सवाल आपका लिखा गया है कि टेलीनेट है, यानी आपका टेलीनेट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो टेलीनेट का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सातवां सवाल आपका लिखा गया है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी आपका प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। अभी मैं बताया था कि प्राथमिक मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है, उसे मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्राथमिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी किसे कहा जाता है, साथ में इसमें क्या डिफरेंस होता है, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग पे आपका लिखा गया आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी लिखा गया है। इसमें आपको जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जो आपका प्राथमिक मेमोरी होता है वो अनेक छोटे छोटे भागों में बटा होता है और वो भाग क्या कहलाता है, आपका लोकेशन या सेल कहलाता
है। प्रत्येक लोकेशन में आपका निश्चित बिट में बटा होता है, वो आपका निश्चित बिट क्या कहलाता है, आपका वर्ड लेंथ कहलाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि लोकेशन में डाटा स्टोरेज करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है लिखना या राइट कहलाती है, जबकि लोकेशन से डाटा प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाता है, आपका पढ़ना या रीड कहलाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है जो कि आपके सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। अब यहाँ पे बात हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, तो इसका विकास का श्रेय किसे जाता है, JS किल्बी को जाता है। अब यहाँ पे बात हुआ आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, तो आपका जो इस सीरीज का पहला वीडियो था या दूसरा वीडियो था, मैं उसमें डिस्कस किया था कि किस पीढ़ी में आपके कंप्यूटर के निर्माण में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। तो आपका राइट आंसर हो गया था आपका तीसरी पीढ़ी हो गया था। जब भी ऐसे पॉइंट आए तो अपने आप को कोरिलेट जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत जल्दी याद होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः आपके कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है, इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक मेमोरी के आपके 3 नाम हो गए, द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी और आपके अस्थायी मेमोरी। अगला पॉइंट लिखा गया है कि इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग आपकी असीमित होती है, परंतु जो आपके डाटा ट्रांसफर करने की जो गति होती है अपेक्षाकृत धीमी होती है। किसके अपेक्षाकृत, आपके प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के अपेक्षाकृत। तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल आपका लिखा गया है कि पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो पावर पॉइंट में आपका जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है वो आपका 400 होता है। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान समझिएगा, इससे रिलेटेड आपके कम से कम 4 से 5 सवाल बन के आते हैं। पहला सवाल आपका ए हो गया। अगर सवाल आपका ए बन के आता है कि एमएस वर्ड में आपका जूम का अधिकतम प्रतिशत क्या है, यानी एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 500 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट में 400, एमएस वर्ड में 500। लेकिन अगर सवाल बन के आपका ए आता है कि एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है, तो एमएस एक्सेल में भी मैक्सिमम जूम परसेंट कितना है, आपका 400% होता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, पावर पॉइंट में आपका मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, 400, और आपके एमएस वर्ड में कितना होता है, आपका 500, और आपके एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, आपका 400% के बराबर में होता है। लेकिन एक सवाल आपका और बन के आता है, यहाँ पे बात हुआ आपके मैक्सिमम जूम परसेंटेज की, लेकिन अगर आपके सवाल ए बन के आता है कि मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके तीनों में मिनिमम जूम परसेंटेज आपका कितना होता है, 10% होता है। चाहे आपका पावर पॉइंट हो, चाहे आपका एक्सेल हो, चाहे आपका वर्ड हो, तीनों में आपका जो मिनिमम जो परसेंटेज होगा वो आपका 10% होगा। तो इस पॉइंट में इतने सारे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सभी पे आपका सवाल बन चुका है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कर सकते हैं। तो ऐसा भी सवाल आता है, कभी परसेंटेज में पूछता है, कभी परसेंटेज में नहीं पूछता है। तो डॉक्यूमेंट का बात कर रहा है, यानी आपके एमएस वर्ड की बात कर रहा है। तो एमएस वर्ड में मैं अभी आपको बताया था कि जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, आपका 500% होता है। अब अगर इसको परसेंट से हम हटा दिया जाए तो आपका परसेंट जब हटेगा तो आप में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को हम अधिकतम 5 गुना जूम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
10वां सवाल आपका लिखा गया है कि वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा आपका बना रहता है क्या कहलाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है आपका अस्थायी मेमोरी यानी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपका अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है। तो जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी जो आपका स्टोरेज डाटा होता है वो नष्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपका अस्थिर या अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। समानता आपका जो प्राथमिक मेमोरी होता है वो आपका अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि आपका जो सहायक मेमोरी होता है वो आपका अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब यहाँ पे जो मैं अभी बात किया हूँ कि आपका जो प्राथमिक मेमोरी होता है वो समानता आपका अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें आपका एक अपवाद होता है, अपवाद आपका क्या होता है आपका रोम मेमोरी होता है, क्योंकि रोम मेमोरी आपका एक अस्थायी मेमोरी है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11वां सवाल लिखा गया है कि यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक कर ही पढ़ा जा सकता है तो उसे क्या कहा जा सकता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो ऐसे मेमोरी को सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक कर ही पढ़ा जा सकता है तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का आपका जो एग्जांपल होता है आपका मैग्नेटिक टेप इसका एग्जांपल होता है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर स्थित संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी के आपके जो एग्जांपल होते हैं रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी होता है, रोम तथा रैम, ये सभी आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी के एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को। तो यदि किसी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा समय बराबर तो नहीं होता, लगभग आपका समान होता है, इसमें किसी भी लोकेशन तक सीधे पहुंचा जा सकता है, इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जा सकता है। जैसे कि आपका सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे पहुंचने के लिए एक समान समय लगता है, लेकिन आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पे समान समय नहीं लगता, लगभग आपके बराबर में लगता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल लिखा गया है कि क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। हाँ, अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि रोम आपका किस प्रकार का मेमोरी है। इनमें से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब यहाँ पे अभी मैं डिस्कस किया था जब आपको डायग्राम बताया जा रहा था प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के बारे में, तो मैं आपको बताया था प्राथमिक या मुख्य मेमोरी आपके समांतर आपके वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, लेकिन आपका जो रोम होता है इसमें आपका अपवाद होता है। अपवाद क्यों होता है? क्योंकि आपका जो रोम होता है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके रोम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रोम से सबसे पहला सवाल आपका ए बन के आता है कि रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका लिखा गया है इसमें जो भी सूचनाएं होती हैं वो स्वयं नष्ट नहीं होती तथा इन्हें बदला भी नहीं जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, रोम आपका अस्थायी मेमोरी है, यानी आपका
नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि रोम में सूचना निर्माण के समय ही भर दी जाती है। कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है परंतु इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचना बनी रहती है, इसलिए रोम को अस्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोम को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि रोम का प्रयोग अस्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचनाएं जैसे आपके इंस्ट्रक्शन सेट, सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि रोम में बायोस होता है जो कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए पोस्ट प्रोग्राम चालू करता है। अब यहाँ पे बायोस का फुल फॉर्म हुआ, तो बायोस का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बायोस आपका किसमें स्टोर किया जाता है? आपके रोम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। एक सवाल आपका बायोस से ए बन के आता है, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, कंप्यूटर चालू करने के लिए पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। अब यहाँ पे पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो रोम मेमोरी में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल आपका लिखा गया है कि सिम जहां आपका 32 बिट मेमोरी है वहीं डिम आपका कितने बिट मेमोरी है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो डिम आपका 64 बिट मेमोरी है। तो सबसे पहले सिम और डिम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जो भी आपके रैम चिप्स होते हैं, जिन स्लॉट्स पे लगाया जाता है उन स्लॉट्स को सिम्स बोला जाता है। जो आपके पहले जो आते हैं आपके सिम्स का प्रयोग होता था, जो कि आपके 32 बिट मेमोरी होता था, लेकिन आपके वर्तमान में आजकल डिम का प्रयोग किया जा रहा है जो कि आपका 64 बिट मेमोरी का होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपका ये बन के आता है कि सिम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सिम का फुल फॉर्म हो जाता है आपका सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जबकि आपका जो डिम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां सवाल लिखा गया है कि निम्न में से किसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहते हैं? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो ई प्रोम को अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपका प्रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है, डबल ई प्रोम क्या होता है, साथ में इन सभी के फुल फॉर्म क्या होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। प्रोम का आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोम में आपके 1000 डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना को रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद ये समान रोम की तरह व्यवहार करता है, यानी एक बार प्रोग्राम स्टोर कर देने के बाद इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके ई प्रोम के बारे में। सबसे पहले आपके ई प्रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका लिखा गया है कि इस प्रकार के रोम पर परावैज्ञानिक किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसके लिए ई प्रोम को सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है।
इसे अल्ट्रा वायलेट EEPROM भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो सवाल बन के आता है कि किस प्रकार के रोम को उसके डाटा को मिटाने के लिए या उस डाटा को इरेज करने के लिए सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका EEPROM हो जाएगा। EEPROM का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसे अल्ट्रा वायलेट EEPROM भी कहा जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं यहाँ पे डबल EEPROM के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका लिखा गया है कि इस तरह रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। लेकिन देखिएगा, आप जो आपका EEPROM था, इसमें डाटा को मिटाने के लिए इसको सर्किट से बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन आपका जो आपका डबल EEPROM है, इसमें सर्किट से बाहर नहीं निकालना पड़ता है, उसी में आपके उच्च वोल्टेज की सहायता से पुराने डाटा को इरेज किया जा सकता है और नए डाटा को भरा भी जा सकता है। अगला लिखा गया है कि वर्तमान में सहायक मेमोरी के रूप में डबल EEPROM का उपयोग बढ़ रहा है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी का एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है आपका पेन ड्राइव, इसका एग्जाम्पल है। तो आप इस टॉपिक में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उसके जवाब की तरफ। कल का सवाल आपका ये था कि भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर क्या बने होते हैं। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो वो स्लॉट क्या कहलाते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आपके लिए ये है कि 1 मेगाबाइट में कितने मिलियन बाइट होते हैं। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।